वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर में मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस सब्जेक्ट की 4th यूनिट का जो फर्स्ट टॉपिक हमने स्टार्ट किए थे ऑर्गेनाइजेशन, उसका सब टॉपिक आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के सिद्धांत के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करना है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रिंसिपल्स हैं उसका इंट्रोडक्शन से हम यहाँ पर क्लास को स्टार्ट करते हैं अपनी। देखो, जो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वे बेसिक रूल्स और गाइडलाइंस होते हैं जिसके बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को डिज़ाइन किया जाता है। जो मतलब यहाँ पर वर्क होता है, ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वर्क होता है उसे यहाँ पर डिवाइड करने का काम किया जाता है। जो अथॉरिटी होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसे डिफाइन करने का काम किया जाता है, ताकि जो यहाँ पर सभी एम्प्लॉय यहाँ पर कोऑर्डिनेशन बना करके, मतलब एक दूसरे का सहयोग और समन्वय बना करके काम कर सके। या हम ये कह सकते हैं कि जो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ये यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में सभी कामों में कोऑर्डिनेशन को बनाए रखने का काम करता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉमन गोल है, जो सबका कॉमन ऑब्जेक्टिव है, उसको इफेक्टिवली यहाँ पर अचीव किया जा सके। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू यहाँ पर जो अथॉरिटी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑर्गेनाइजेशन में, उसको डिवाइड किया गया है, डिफाइन किया गया है। यहाँ वर्क को डिवाइड किया गया है, सबके काम अलग अलग बांटे गए हैं, कोऑर्डिनेशन बना के रखा गया है, और जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है उसे यहाँ पर डिजाइन किया गया है। किसके थ्रू? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। और ये सारी चीज़ें किस लिए की गई है? ताकि जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो कॉमन गोल है उसको इजीली या इफेक्टिवली यहाँ पर अचीव किया जा सके। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये जो मैनेजमेंट थिंकर थे, जैसे जो हेनरी फेयोल है या जो हेनरी उर्विक है, जेम्स डी मूनी और रेली, ये जो मैनेजमेंट थिंकर है, इन सब ने यहाँ पर मिल करके प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किए थे। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसका जो इंट्रोडक्शन है इसके बारे में यहाँ डिस्कस करते हैं। ठीक, organizational principles are essential, the rules by which an organization is run effectively। मतलब यहाँ पर जो संगठन का सिद्धांत है, ऑर्गेनाइजेशनल के जो प्रिंसिपल है, संगठन का सिद्धांत बेसिकली वो नियम है जिन पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सही तरीके से चलाया जाता है। अब यहाँ पर जैसे अभी मैंने जो चीज़ें बताई कि ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है उसे डिज़ाइन किया जाता है, वर्क को डिवाइड किया जाता है, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन किया गया, कोऑर्डिनेशन बना के रखा गया। तो इन सारी चीज़ों के थ्रू क्या हो रहा है? ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से यहाँ पर चलता है, मतलब स्मूथली रन करता है ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर वही चीज़ बोली जा रही है कि जो ऑर्गेनाइजेशनल प्रिंसिपल है, मतलब जो संगठन का सिद्धांत है, बेसिकली वो नियम है जिन पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सही तरीके से चलाया जाता है। दिस वेयर डेवलप्ड बाय मैनेजमेंट थिंकर्स सच एज हेनरी फेयोल, मूनी एंड रेली एंड उर्विक। अब यहाँ पर देखो, ये जो मैनेजमेंट थिंकर्स है, मैनेजमेंट थिंकर जैसे हेनरी फेयोल, मूनी एंड रेली और जो उर्विक, ये जो मैनेजमेंट थिंकर थे, इन्हीं ने यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिया था। ठीक, अब हम यहाँ पर कौन कौन से प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कौन कौन से प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिए हुए हैं, मतलब जो संगठन के सिद्धांत है वो कौन कौन से दिए हुए हैं। फर्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव, मतलब उद्देश्य का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ जॉब, नौकरी के विभाजन का सिद्धांत। ये चीज हमने कल भी यहाँ पर पढ़े थे, नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में डिवीजन द वर्क।
ये पढ़ा था। आज हम यहाँ पर इसी को डिस्कस करेंगे, डिवीजन ऑफ जॉब क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। अब यहाँ पर आदेश की एकता का सिद्धांत, मतलब यहाँ पर आदेश कौन देता है और उसको फॉलो कैसे करते हैं एम्प्लॉय, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ स्पेन ऑफ कंट्रोल। अब यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है स्पेन ऑफ कंट्रोल, स्पेन ऑफ कंट्रोल आपकी जो 4th यूनिट, अभी हम जो यूनिट पढ़ रहे हैं 4th यूनिट, इसी का 3rd टॉपिक है ये स्पेन ऑफ कंट्रोल। इसलिए जब इस पॉइंट को हम पढ़ाएंगे तो आप अच्छे से ध्यान देना, ताकि आप जब इस टॉपिक को, स्पेशली जब इस टॉपिक को पढ़ाएंगे तो आपको यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। फिर है प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब लचीलेपन का सिद्धांत, कि ऑर्गेनाइजेशन में फ्लेक्सिबिलिटी कैसे मतलब रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, अगर फ्लेक्सिबिलिटी है तो वो कैसे वर्क करती है। प्रिंसिपल ऑफ इफिशियंसी, दक्षता का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यूटी बनी रहना जरूरी है। प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस, संतुलन का सिद्धांत। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें हमको टोटल 8 प्रिंसिपल यहाँ पर पढ़ना है। आज का टॉपिक हमारा बहुत बड़ा है, इसलिए मैं आपको पहले ही बता दे रही कि जो ये 1st, 2nd, 3rd, 4th और ये जो लास्ट 5th, ये टॉपिक आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और जो ये 3 टॉपिक हमारे हैं, ये टॉपिक को हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ मैं पहले ही बता दे रही कि लास्ट में किसी बच्चे को ये कंफ्यूजन ना रहे कि मैडम ने आधी क्लास लिए और आधी छोड़ दिए। तो हम ये 3 टॉपिक को कल डिस्कस करेंगे, आज हम यहाँ पर ये 5 टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक, आगे देखते हैं। फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है, देखो फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव, मतलब यहाँ पर जो उद्देश्य का सिद्धांत है वो क्या बोल रहा है। एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में अब कौन कौन रहता है, ऑर्गेनाइजेशन के सभी लोग, एवरीवन, जैसे मैनेजर है, एम्प्लॉय है, डिपार्टमेंट है, शुड वर्क टूवर्ड अ कॉमन गोल एंड ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ पर देखो एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब संगठन में सब लोग, कौन कौन रहता है ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे जो मैनेजर है, एम्प्लॉय है, जो डिपार्टमेंट होते हैं, एक ही कॉमन गोल या ऑब्जेक्टिव की तरफ काम करते हैं। डिपार्टमेंट बोलने से जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में HR डिपार्टमेंट होता है, मतलब ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, ठीक, और भी जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, फिर IT डिपार्टमेंट होता है, एडमिन डिपार्टमेंट होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। ठीक, तो इस डिपार्टमेंट में यहाँ पर भी एम्प्लॉय काम करते हैं, यहाँ पर भी सब अलग अलग मैनेजर होते हैं, HR मैनेजर, सेल्स मैनेजर, सभी लोग। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, संगठन में सभी लोग, जो मैनेजर है, एम्प्लॉय है, डिपार्टमेंट है, एक ही कॉमन गोल और ऑब्जेक्टिव की तरफ काम करते हैं। ठीक है, इफ ईच पर्सन ऑफ डिपार्टमेंट pursue its own separate objective, the organization will never achieve its main goal। अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, अगर हर व्यक्ति या डिपार्टमेंट, मतलब यहाँ पर ये जो मैनेजर है, एम्प्लॉय है और ये जितने भी डिपार्टमेंट है, अगर यहाँ पर अपने अपने अलग उद्देश्य के पीछे ये जाएंगे, भागेंगे, तो क्या होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संगठन है, अपने जो मेन लक्ष्य को कभी भी ये यहाँ पर अचीव नहीं कर सकता है। ठीक, यहाँ पर जैसे हर कोई अपने अलग अलग गोल बना ले और उसी के पीछे जाए, तो क्या यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल है वो कभी अचीव हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एक नॉर्मल एग्जाम्पल देखते हैं जो हमारी डेली लाइफ का है पहले, उसके बाद हम यहाँ पर जो एक दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। मान लो कि ये पापा है, ठीक, मान लो कि अपनी फैमिली में पापा है, ये मम्मी है, ठीक, और ये है भाई। ठीक, अब ये तीनों का ऑब्जेक्टिव क्या है, हैप्पी फैमिली, हैप्पी फैमिली, हैप्पी फैमिली तीनों का ऑब्जेक्टिव है। मान लो पापा ऑफिस जाते हैं, मम्मी खाना बना रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, ठीक, फॉर एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं कि हर कोई मम्मी खाना बनाती है, कई मम्मी जॉब भी करती है, ठीक, भाई स्टडी करता है। अब ये तीनों के काम तो अलग अलग है, लेकिन सबका यहाँ पर जो एक ही गोल है, हैप्पी फैमिली का, इसको ये कैसे अचीव कर सकते हैं। जैसे पापा यहाँ पर
मनी अर्न करने के लिए ऑफिस जा रहे हैं, अगर पैसा नहीं रहेगा तो अपनी फैमिली को खुश कैसे रखेंगे। मम्मी सोचती है कि मैं अच्छा खाना बना करके खिलाऊंगी अपने बच्चे को और अपने हस्बैंड को, तो मेरी फैमिली खुश रहेगी। बेटा सोचता है कि मैं अच्छी स्टडी करूंगा तो ओल्ड एज में जाकर के अपने मम्मी पापा को अच्छे से रखूंगा। तो तीनों के काम अलग हैं, लेकिन यहाँ पर उनका गोल क्या है, हैप्पी फैमिली यहाँ पर गोल है। अगर मान लो बेटा बोले कि अरे यार मैं अपने दोस्तों के साथ घूमूंगा, मुझे कोई स्टडी वगैरह नहीं करना है, मम्मी पापा ओल्ड एज में अपना अपना देख लेंगे, मुझे नहीं रखना उनको। पापा कहेंगे मैं मस्त अपना ऑफिस जाता हूँ, दिन भर काम करता हूँ, मैं अपने पैसे अपनी फैमिली को क्यों दूँ, बढ़िया से शॉपिंग करूंगा, अपने सारे शौक पूरे करूंगा। मम्मी कहेगी कि मैं क्यों खाना बनाऊँ, मुझे किटी पार्टी में जाना है। तो यहाँ पर ये जो हैप्पी फैमिली का गोल है ये अचीव हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। मतलब तीनों के काम अलग हैं, लेकिन काम तीनों के यहाँ पर एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए कर रहे हैं। तो ये हमारा एक नॉर्मल यहाँ पर एग्जाम्पल था। आगे हम एग्जाम्पल देखते हैं एक कॉलेज का। ठीक, एक कॉलेज में भी यहाँ पर सेम सारी चीज़ें यही होती है कि जो कॉलेज है, कॉलेज सोचता है कि मैं बच्चों को अच्छा एजुकेशन दूंगा और उनका ओवरऑल डेवलपमेंट करूंगा। तो यहाँ पर कॉलेज में जो सभी अलग अलग डिपार्टमेंट रहते हैं, एडमिशन डिपार्टमेंट है, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है, रिजल्ट डिपार्टमेंट है, टीचिंग डिपार्टमेंट है, मतलब जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है, सारे डिपार्टमेंट यहाँ पर सबके अलग अलग काम हैं, लेकिन सबका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो स्टूडेंट है, ये जो स्टूडेंट है, इस स्टूडेंट को हम इसका ओवरऑल डेवलपमेंट करें, इसमें इम्प्रूवमेंट लेकर के आए और यहाँ पर एक स्टूडेंट को अच्छा एजुकेशन दें, अच्छी शिक्षा दें। ठीक, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ भी है, जैसे जो प्रिंसिपल है यहाँ पर क्या करता है, पूरे कॉलेज को चलाता है, संचालन करता है, ऑपरेट करता है मतलब। और जो टीचर है, टीचर यहाँ पर क्या करता है, स्टूडेंट को पढ़ाते हैं और नॉलेज देते हैं। ठीक, जो लाइब्रेरियन होती है वो क्या काम करती है, स्टूडेंट को बुक और स्टडी मटेरियल यहाँ पर अवेलेबल कराती है। और जो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट होता है वो क्या काम करता है, वो यहाँ पर जो एग्ज़ाम है और जो रिजल्ट है उनको सही तरीके से बनाता है। तो यहाँ पर देखो सभी डिपार्टमेंट अलग अलग हैं, सभी लोगों के काम अलग हैं, लेकिन सभी का ऑब्जेक्टिव एक है कि बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना है और उसका ओवरऑल डेवलपमेंट करना है। ठीक, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्लियर हुआ। सेकंड देखते हैं अब। सेकंड में क्या था, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ जॉब, मतलब नौकरी के विभाजन का सिद्धांत। देखो कल जो हमने टॉपिक पढ़े थे नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं और जो प्रोसेस ऑफ प्रिंसिपल जब हम पढ़ेंगे, सारे टॉपिक एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन सबके पॉइंट आपको याद रखने हैं कि किसमें क्या पॉइंट है। ठीक, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ जॉब मतलब नौकरी के विभाजन का सिद्धांत। अब ये क्या कह रहा है, द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ जॉब मीन्स डिवाइडिंग अ लार्ज जॉब इनटू स्मॉलर पार्ट एंड असाइनिंग इट्स एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट अ स्पेसिफिक टास्क अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन एंड स्पेशलाइजेशन। अब यहाँ पर देखो ये जो प्रिंसिपल है, मतलब प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ जॉब का अर्थ है, इसकी जो मीनिंग है यहाँ पर, इसकी मीनिंग क्या है कि यहाँ पर जो लार्ज जॉब है, मतलब जो बड़ी जॉब है, बड़ा काम है, उसको यहाँ पर जो बड़ा टास्क है उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांटना, स्मॉलर पार्ट में यहाँ पर क्या करना, डिवाइड कर देना। ठीक, डिवाइड कर देने से क्या होगा, पार्ट में बांट दिया। अब क्या होगा कि जो हर एम्प्लॉय है और जो डिपार्टमेंट है, मतलब हर कर्मचारी और विभाग को उसकी योग्यता और विशेषता, मतलब यहाँ पर क्वालिफिकेशन मतलब होता है उसकी योग्यता और स्पेशलाइजेशन मतलब होता है उसकी विशेषज्ञता। ठीक, विशेषज्ञता मतलब एम्प्लॉय की और डिपार्टमेंट की जो यहाँ पर योग्यता होगी, जो उसकी विशेषता होगी, यहाँ पर उसी के अनुसार उसको एक विशेष काम सौंप दिया जाता है। जैसे मैंने आपको कल की या फर्स्ट क्लास में एक एग्जांपल दी थी कि जैसे मुझे टीचिंग करना पसंद है तो मैं यहाँ टीचिंग कर सकती हूँ, लेकिन मुझे कोई बोले कि आप क्रिकेट खेलो तो मैं क्रिकेट नहीं खेल सकती, लेकिन यहाँ पर किसी क्रिकेटर को बोले कि आप टीचिंग कराओ तो वो नहीं कर सकता। तो यहाँ पर क्या है, सबकी जो क्वालिटी है, सबका जो स्पेशलाइजेशन है, सबका यहाँ पर सब में अलग अलग स्किल है, सब में अलग अलग एबिलिटी। तो उसी हिसाब से यहाँ पर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या जो मतलब कंपनी है क्या काम करती है, जो भी एक बड़ा काम रहता है उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देती है और उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है कि हर कर्मचारी और विभाग
उसको मतलब जो काम है उसको उसकी जो क्वालिफिकेशन है और जो यहाँ स्पेशलाइजेशन है उस हिसाब से कंपनी काम दे देती है। फिर यहाँ पर सब अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर काम करते हैं और जो भी कंपनी का कॉमन गोल रहता है उसको अचीव करने में हेल्प करते हैं। ठीक, देखो दिस इंश्योर दैट द वर्क इज डन क्विकली, एक्यूरेट एंड इफेक्टिवली। अब यहाँ पर क्या होगा, इससे काम जल्दी होगा और सही और प्रभावी तरीके से होता है। अब मान लो कि कोई एक बहुत बड़ा काम है, ठीक है, एक पूरी फैमिली है, मान लो 10 मेंबर है, एक फैमिली में 10 मेंबर है, ठीक 10 मेंबर है। अब ये 10 मेंबर में से मान लो कि 9 मेंबर एक ही मेंबर को सारे काम बताते हैं कि ग्रोसरी का सामान भी लेकर के आना है, मतलब किराना सामान भी लेकर आना है, सब्जियां भी लेकर आना है, कपड़े भी धुलवाने देना है, प्रेस भी करवाने देना है, और सारे काम ये एक ही पर्सन को बता दिए जाते हैं। तो अब यहाँ पर एक ही पर्सन सारे पूरे घर के काम करेगा तो यहाँ पर इससे मिस्टेक्स होगी ही, यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट है वो हो सकता है, यहाँ पर मिस्टेक भी होगी, कंफ्यूजन भी होगा कि मैं कौन सा काम करूँ कौन सा काम नहीं करूँ, बहुत सारी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में भी यहाँ पर सारा काम जब एक अकेला डिपार्टमेंट हैंडल करेगा या कोई एक अकेला पर्सन हैंडल करेगा तो यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, मिस्टेक हो सकती है, कंफ्यूजन हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, डिस्प्यूट्स क्रिएट हो सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि जो बड़ा काम रहता है, बड़े काम को छोटे छोटे पार्ट में सबकी जो क्वालिफिकेशन है, जो उनका स्पेशलाइजेशन है, उस हिसाब से बांट दिया जाता है और सभी लोग मिल करके यहाँ पर फिर जो कंपनी का कॉमन गोल रहता है उसको अचीव करने में हेल्प करते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, कॉलेज का ही एग्जाम्पल है ये भी। जैसे यहाँ पर एक जॉब है, या मतलब मान लो कि ये कॉलेज के प्रिंसिपल है, ठीक, ये प्रिंसिपल वो नहीं है जो हम पढ़ रहे हैं, ये प्रिंसिपल जो स्कूल या कॉलेज में होते हैं वो प्रिंसिपल है ये। ठीक, एक प्रिंसिपल है। अब वो यहाँ पर क्या काम करते हैं, सभी डिपार्टमेंट में, मान लो कि डिपार्टमेंट ए है, डिपार्टमेंट ए एडमिशन डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट बी ये एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट सी यहाँ पर अकाउंट डिपार्टमेंट है। अब ये सारे एम्प्लॉय को यहाँ पर वर्क दे दिए तो प्रिंसिपल का काम यहाँ पर क्या हुआ, इजी हो गया और सारे काम यहाँ पर अच्छे से हो गए, कॉलेज यहाँ पर अच्छे से रन कर रहा है, स्मूथली वर्क कर रहा है। अगर सारे काम, एडमिशन का काम, एग्जामिनेशन का काम, अकाउंट का काम, लाइब्रेरियन का काम और सारे काम अगर प्रिंसिपल करे तो उनसे भी यहाँ पर मिस्टेक हो सकती है। यहाँ पर कहना चाहिए कि जो कन्फ्यूजन है, प्रिंसिपल के साथ में भी कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन में सभी के काम को बांट दिए जाते हैं ताकि इजीली यहाँ पर काम हो सके और सभी लोग जो कंपनी का कॉमन गोल है उसको अचीव करने में हेल्प करें। ठीक है, यहाँ पर ये जो सारी चीज़ें लिखी हुई है, जैसे अकाउंट डिपार्टमेंट, एग्जामिनेशन, ये डायग्राम में ही बना हुआ था तो मैंने यहीं से समझा दिया, आप इसको यहाँ पर पढ़ लेना। अब कई बच्चे बोलेंगे मैडम आप रोज बोलते हो कि आप ही लोग पढ़ लेना, तो आप पढ़ाती क्यों हो? तो देखो अगर हम पूरा पढ़ा देंगे तो आप पढ़ोगे क्या, इसलिए कुछ चीज़ें आप लोगों को पढ़ने के लिए छोड़ दी गई है। आगे हमारा जो थर्ड पॉइंट था वो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एकता का सिद्धांत। अब देखो ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को किसने दिया है, हेनरी फेयोल ने दिया है। हमने स्टार्टिंग में ही देखे थे कि प्रिंसिपल ओमिका वर्कडे, वॉइस ब्रेक हो रही है, सभी स्टूडेंट को वॉइस क्लियर आ रही है क्या? वॉइस क्लियर आ रही है? कोई भी एक स्टूडेंट मैसेज करके बता दो। दिस थ्योरी वॉज गिवन बाय हेनरी फेयोल, इस सिद्धांत को हेनरी फेयोल ने दिया। ठीक है, ओके, हेनरी फेयोल ने दिया था। एंड एम्प्लॉय, देखो याद रखना है कि ये जो यूनिटी ऑफ कमांड, ये जो प्रिंसिपल है किसने दिया है, हेनरी फेयोल ने दिया है। ठीक, एंड एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन ऑफिसर, बॉस या सुपरवाइजर। अब देखो यहाँ पर क्या है, किसी भी कर्मचारी को केवल एक ही अधिकारी, मतलब जो बॉस है और सुपीरियर से आदेश मिलना चाहिए। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल देखे थे, 10
मेंबर की एक फैमिली है, उसमें से एक मेंबर को सभी लोग काम बताते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि एक ही मेंबर को जब सभी लोग काम बता रहे हैं तो उसके साथ में कंफ्यूजन होगा, मिस्टेक होगी। ऐसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है कि जब यहाँ पर एक एम्प्लॉय को यहाँ पर जब अलग अलग ऑफिसर्स या जो बॉस है, सुपीरियर है, अलग अलग यहाँ पर काम बताते जाएंगे तो वो एम्प्लॉय को तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि मैं किस बॉस की बात सुनूं, किस सुपीरियर की बात सुनूं, मैं कौन सा काम पहले करूं, कौन सा काम बाद में करूं। तो यहाँ पर ये सारी प्रॉब्लम को क्रिएट नहीं होने दिया जाता, इसीलिए यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड मतलब आदेश की एकता के सिद्धांत को क्रिएट किया है। किसने किया है? हेनरी फेयोल ने किया है। If the same employee receive order from two different officers at the same time, it will create confusion, mistake and disputes. अब यहाँ पर देखो, अगर एक ही कर्मचारी को एक ही समय पर दो अलग अलग अधिकारियों से आदेश मिलेंगे तो कंफ्यूजन होगा, मिस्टेक्स होगी और यहाँ पर डिस्प्यूट्स भी क्रिएट होंगे, कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट होंगे। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट हो सकते हैं। अब यहाँ लास्ट में क्या लिखा हुआ है? Therefore, it is important in the organization that every employee has a single source of orders. इसीलिए संगठन में यह जरूरी है कि हर एम्प्लॉय का आदेश लेने का मतलब एक ही जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को एक ही बॉस या जो सुपीरियर है एक ही यहाँ पर ऑर्डर दे। ऐसे नहीं कि सभी लोग मिल करके ऑर्डर दे रहे हैं एक एम्प्लॉय को और उसको मेंटली प्रेशर बढ़ गया, काम ही नहीं कर पा रहे, कंफ्यूजन हो गया, मिस्टेक हो गई, डिस्प्यूट्स हो गए, कॉन्फ्लिक्ट हो गए, बहुत सारी चीज़ें क्रिएट हो गई, उसने जॉब ही छोड़ दिया। तो ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में हैप्पी रखना है, उसका जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ाना है। जैसे यहाँ पर ये एक मान लो कि कोई सीईओ है, मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, ठीक। अब यहाँ पर ये एचआर डिपार्टमेंट है, ये है सेल्स डिपार्टमेंट है, ठीक, और ये है मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ठीक। सभी डिपार्टमेंट अलग अलग है। अब यहाँ पर जो सीईओ है वो यहाँ पर तीन ही लोगों को हैंडल कर रही है, मतलब तीन ही डिपार्टमेंट को हैंडल कर रही है। अब ये एचआर डिपार्टमेंट दो लोगों को हैंडल कर रहा है, सेल्स डिपार्टमेंट दो लोगों को हैंडल कर रहा है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट दो लोगों को हैंडल कर रहा है। अब मान लो कि यहाँ पर कंपनी में या जो ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले सर यहाँ पर इस एम्प्लॉय से बोलते हैं सेल्स डिपार्टमेंट वाले से कि आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट में यहाँ पर हमें रिपोर्ट बना के दीजिए। फिर यहाँ पर एचआर डिपार्टमेंट वाला बोलता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट से कि आप ह्यूमन रिसोर्स की रिपोर्ट बना करके दो। सेल्स डिपार्टमेंट का ये यहाँ पर ऐसे बोलेगा कि भैया आप यहाँ पर रिपोर्ट, मतलब ये क्या है, ये कोई काम है, काम करने का कोई तरीका है? तो सारी हौच-पौच हो गई यहाँ पर। तो ये चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होना चाहिए। एक एम्प्लॉय के पीछे 10 लोग काम करो करके भिड़ना नहीं चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि ये भी कर लो वो भी कर लो, सारे काम कर लो और पूरी खिचड़ी बना दो, ऐसा नहीं करना है। सबको यहाँ पर एक सिस्टमैटिक वे से काम करने दिया जाता है। एम्प्लॉय को यहाँ पर कोई एक बॉस के थ्रू या एक सुपीरियर के थ्रू ऑर्डर देना चाहिए। यही यहाँ पर बोल रहा है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, मतलब आदेश की एकता का सिद्धांत। आदेश में एकता होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि सब मिलकर के आदेश दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं और एम्प्लॉय कुछ काम ही नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर इस सिद्धांत के थ्रू यही बोला जा रहा है कि एम्प्लॉय को यहाँ पर एक ही बॉस या सुपीरियर से ऑर्डर मिलना चाहिए। और ये सिद्धांत किसने दिया है? हेनरी फेयोल ने दिया है, ठीक। यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, इस एग्जाम्पल को देखते हैं हम। सपोज देयर इज अ टीचर इन अ कॉलेज, मतलब मान लीजिए एक कॉलेज में एक टीचर है, ठीक। If both the principal and the HOD start giving different instructions to the teacher, then the teacher will be confused as to whom to listen to. अब यहाँ पर देखो, अगर टीचर को प्रिंसिपल और HOD दोनों अलग अलग निर्देश देते हैं तो टीचर भ्रमित होकर के, मतलब यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाएगा उसे और कि किसकी बात में मानूं। जैसे यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है यूनिटी ऑफ कमांड का, ठीक। यूनिटी ऑफ कमांड का डायग्राम बना है, ये है प्रिंसिपल, HOD और टीचर, ठीक। हमने यहाँ पर पढ़े थे कल हायरार्की ऑफ रिलेशनशिप, नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में लास्ट सेकंड पॉइंट था आई थिंक ये, ठीक है। तो यहाँ पर आज यही चीज को शो किया जा रहा है, मतलब सीरीज ऑफ रिलेशनशिप। हर टॉपिक एक दूसरे से रिलेट होता है, इसीलिए हर टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझना।
देखो टॉप लेवल में यहाँ पर ये प्रिंसिपल है, फिर एचओडी, फिर उसके बाद में टीचर। तो यहाँ पर अथॉरिटी किसके, कल का टॉपिक में एक बार समझा दे रही हूँ, उसके बाद जहाँ थे हम वहाँ से स्टार्ट। देखो अथॉरिटी किसके पास में है, प्रिंसिपल के पास में है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके पास है, एचओडी के पास में है और टीचर के पास में। मतलब यहाँ पर ये ऑर्डर देती है एचओडी को, एचओडी ऑर्डर देता है टीचर को। तो ये क्या है, ये यहाँ पर हायरार्की ऑफ रिलेशनशिप है जो हमने कल डिस्क्राइब किए थे, उसका मैंने एक बार ऐसे शॉर्ट में रिवीजन करा दी। आप देख रहे थे हम कहाँ कि जो टीचर है, टीचर को यहाँ पर प्रिंसिपल और एचओडी दोनों मिलकर के ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, टीचर कंफ्यूजन में आ जाएगा कि मैं किसकी बात मानूं। अगर मान लो कि जो प्रिंसिपल है वो भी यहाँ पर टीचर को ऑर्डर दे रही है, एचओडी भी ऑर्डर दे रही है, अब ये बेचारा कंफ्यूजन में आ जाएगा कि मैं किसकी बात मानूं, है ना, कि मैं एचओडी की बात मानूं, इसको रिपोर्ट दूं या प्रिंसिपल को रिपोर्ट दूं। तो यहाँ पर एक सीक्वेंस बनाया गया कि प्रिंसिपल एचओडी को यहाँ पर ऑर्डर देगा, एचओडी टीचर को ऑर्डर देगी, टीचर एचओडी को रिपोर्ट देगा और यहाँ एचओडी प्रिंसिपल को रिपोर्ट देगी। तो ये क्या हुआ, ये सीक्वेंस से यहाँ पर वर्क हो रहा है, जिससे यहाँ पर किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होता है कि मैं किसकी बात सुनूं, किसका काम करूं, किसका काम नहीं करूं, ऐसी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। ठीक, आगे यहाँ देख एग्जाम्पल में वही लिखा है। लेकिन अगर टीचर सिर्फ एचओडी को रिपोर्ट करता है और वही आदेश देता है तो काम यहाँ पर क्लियर और सिस्टमैटिक होते हैं। ठीक, फिर है प्रिंसिपल ऑफ स्पेन ऑफ कंट्रोल। अब ये जो स्पेन ऑफ कंट्रोल है ये आपका यहाँ पर थर्ड टॉपिक है, इसको अच्छे से समझना। नियंत्रण की अवधि का सिद्धांत। अब यहाँ पर देखो, हाउ मेनी सबऑर्डिनेट अ मैनेजर और ऑफिसर कैन डायरेक्टली एंड इफेक्टिवली कंट्रोल। एक मैनेजर या अधिकारी कितने अधीनस्थ, मतलब जो सबऑर्डिनेट एम्प्लॉय होते हैं, सबऑर्डिनेट एम्प्लॉय को सीधे और प्रभावी रूप से नियंत्रण कर सकता है। मतलब यहाँ पर जो डायरेक्टली और इफेक्टिवली यहाँ पर कंट्रोल कर सकता है। जैसे मान लो कि कोई कॉल सेंटर की बात हो रही है, यहाँ पर ये मैनेजर है और ये तीनों कॉल सेंटर में काम करते हैं। अब मान लो कि 1500 कॉल करना है विद इन 1 वीक। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा कि 1500 कॉल अगर ये अकेला मैनेजर करेगा तो इसके दिमाग की तो पूरी हौच-पौच हो जाएगी, पूरे मतलब उसको समझ में नहीं आएगा कि मैं किससे क्या बात कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मेंटली प्रेशर हो जाएगा। इसीलिए वो क्या काम करता है, यहाँ पर उसके जो 3 एम्प्लॉय हैं, 3 एम्प्लॉय को उसने रखा, तीनों को 500 कॉल करने के लिए यहाँ पर इसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जिससे क्या हुआ कि ये तीनों ने आराम से काम कर लिया। अगर ये यहाँ पर मैनेजर की 1500 कॉल करता तो वर्क अच्छे से होता क्या, नहीं होता, यहाँ पर बहुत सारी मिस्टेक होती। लेकिन जब उसने काम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो वही काम क्या हुआ, बहुत अच्छे से हो गया। ठीक, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, अगर एक मैनेजर के अधीन बहुत ज़्यादा लोग होंगे तो यहाँ पर जो मतलब कमांड है और ऑर्डर है, ऑर्डर में क्या होगा, यहाँ पर मिस्टेक्स होगी, प्रॉब्लम क्रिएट होगी यहाँ। ठीक है, अब जैसे यहाँ डायग्राम में हमने समझे थे कि एक अकेला सिंगल पर्सन 1500 कॉल करे तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन वहीं अगर इसने एक मतलब एम्प्लॉय को काम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो वही काम क्या हो गया, अच्छे से हो गया। देखो, अगर बहुत कम लोग होंगे तो संसाधनों मतलब जो रिसोर्स का पूरा उपयोग नहीं हो पाएगा। अब मान लो कि ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन में मतलब कॉल सेंटर है, मान लेते हैं कॉल सेंटर का एग्जांपल देखते हैं तो कॉल सेंटर ही मानते हैं। ये कोई कॉल सेंटर है, अकेला यहाँ पर मैनेजर है, तो क्या सारे रिसोर्स का वो सही से यूज कर पाएगा, सारे रिसोर्स अच्छे से यूज हो पाएंगे क्या, नहीं हो पाएंगे। और यहाँ और ना ही वर्क अच्छे से हो पाएगा, ना ही सोर्स का सही से यूज हो पाएगा। इसलिए उसने यहाँ पर एम्प्लॉय को रखा, सारे काम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जिससे काम भी अच्छे से हो गया और जो रिसोर्स थे उनका भी सही से उपयोग हो गया। ठीक, मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ऑप्टिमम नंबर होना चाहिए एम्प्लॉय के। ऐसा नहीं कि मतलब एक छोटा सा ऑफिस है उसमें आपने मतलब 200-300 एम्प्लॉय रख लिए, बैठने को जगह नहीं, रिसोर्स कम चले जाए, ऐसा भी नहीं करना है। और ऐसा भी नहीं कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बना लिए और उसमें आप अकेले बैठ के काम कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं। ऑप्टिमम नंबर होना चाहिए। ठीक, तो जिससे ये वही चीज़ बोल रहा है प्रिंसिपल ऑफ स्पेन ऑफ कंट्रोल, मतलब नियंत्रण की अवधि, नियंत्रण भी होना चाहिए, उसी चीज़ को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। आगे देखो स्पेन ऑफ कंट्रोल का एग्जाम्पल,
स्पेन ऑफ मैनेजमेंट, एक होता है वाइड स्पेन और एक होता है नैरो स्पेन। वाइड स्पेन ऑफ कंट्रोल मतलब ये बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, यहाँ पर जैसे हॉस्पिटल का जो डायरेक्टर है वो सीधे 15 डॉक्टरों को मैनेज कर रहा है, जैसे यहाँ पर D1, D2, D3 सारे डॉक्टर को ये ऐसे मैनेज कर रहा है। अब यहाँ पर जो डायरेक्टर है या जो मैनेजर है बहुत ज़्यादा लोगों को संभालने लग गया है, काम इससे क्या होगा, अच्छे से नहीं हो पाएगा, कम्युनिकेशन यहाँ पर इसका फास्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर बोझ भी जो है बढ़ जाएगा। ज़्यादा लोगों से काम कर रहा, ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, ज़्यादा लोग यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, मतलब कम्युनिकेशन क्या हो गया, फास्ट हो गया। कम्युनिकेशन स्किल अभी आप पढ़ रहे हो, कम्युनिकेशन क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक लोग आपस में अपनी एक दूसरे से बातें करते हैं, अपनी फीलिंग शेयर करते हैं, थॉट को, जो भी मैसेज होता है, इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, उसे कम्युनिकेशन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर कम्युनिकेशन तो फास्ट हो गया, लेकिन क्या हुआ, उसका जो मेंटली प्रेशर है वो बढ़ गया, बोझ उसके ऊपर ज़्यादा हो गया। वहीं पर नैरो स्पेन ऑफ कंट्रोल क्या होता है, यहाँ पर जो डॉक्टर है, सॉरी डायरेक्टर है, मतलब जो हॉस्पिटल का डायरेक्टर है वो सिर्फ 3 सीनियर डॉक्टरों को कंट्रोल कर रहा है। एक सीनियर डॉक्टर ये मेडिसिन, फिर ये सीनियर डॉक्टर एक सर्जरी वाला, और ये सीनियर डॉक्टर पीडियाट्रियन। अब इसको यहाँ पर हिंदी में बोलते हैं बाल चिकित्सा। ठीक है, अब ये जूनियर नर्स को हैंडल कर रहा है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये डायरेक्ट सबको हैंडल कर रहा था, जिससे काम अच्छे से नहीं हो पा रहा था। अब यहाँ पर ये सिर्फ 3 डॉक्टरों को हैंडल कर रहा है, बाकी वो यहाँ पर क्या है, वो नेटवर्क मार्केटिंग सुने होंगे ना, 3 लोगों को जोड़ो फिर वो 3 लोगों को जोड़ता है, काम अच्छे से होता है, वही वाली चीज़ है नैरो स्पेन ऑफ कंट्रोल। ठीक, जिससे क्या होता है, यहाँ पर कम्युनिकेशन तो स्लो हो जाता है, काम मतलब जो बातें हैं वो कम लोगों के साथ हो रही है, मतलब कम्युनिकेशन स्लो हो गया, लेकिन यहाँ पर जो बर्डन है, बर्डन यहाँ पर क्या हो गया, बर्डन भी कम हो गया, क्योंकि काम डिवाइड हो गया। अब देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी में लचीलेपन का सिद्धांत, टू पॉलिसी प्लान एंड रूल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी सच दैट दे कैन बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू चेंजिंग क्रिस्टियंस न्यू सिचुएशन एंड एक्सपेक्टेशन प्रॉब्लम। संगठन ऑर्गेनाइजेशन की नीतियों मतलब जो यहाँ पर पॉलिसी है, जो योजना है, प्लान है, और जो नियम है मतलब जो रूल्स हैं, ऐसे होना चाहिए कि बदलते हालात, मतलब ये जो सिचुएशन है, हालात मतलब होता है सिचुएशन, और ये सरकमस्टेंस मीन्स होता है यहाँ पर परिस्थितियाँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो ऑर्गेनाइजेशन की नीतियाँ हैं, योजनाएं हैं और नियम ऐसे होना चाहिए कि बदलते हालात, नई परिस्थितियों और आकस्मिक समस्याओं मतलब अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम के अनुसार उनमें बदलाव किया जा सके। ठीक, जैसे मान लो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स रेगुलेशन चेंज हो रहे हैं कि अब यहाँ पर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा, जो कॉपी और पेन का यूज़ होता था वो यहाँ पर नहीं होगा। ठीक, तो इससे क्या होगा, यहाँ पर जो एम्प्लॉय है, जो न्यू जनरेशन की एम्प्लॉय है, उन्हें तो प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि उनको टेक्नोलॉजी का नॉलेज है, लेकिन जो ओल्ड एम्प्लॉय है उन्हें यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है क्योंकि उनको टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या ऑर्गेनाइजेशन ओल्ड एम्प्लॉय को जॉब से निकाल देना चाहिए? नहीं, यहाँ पर एक एक्शन लिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कि जो ओल्ड एम्प्लॉय है उनको न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ पर सिखाया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी और उनका डेवलपमेंट किया जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशन में कि जो नई परिस्थितियाँ आ रही है, जो नई सिचुएशन आ रही है, जो सरकमस्टेंस आ रहे हैं, मतलब जो परिस्थितियाँ आ रही है यहाँ पर उसके हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस किए जा सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखो इसके मेन पॉइंट है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो संरचना स्ट्रक्चर है और रूल्स में थोड़ा लचीलापन होना चाहिए। इससे क्या होता है, एम्प्लॉय और मैनेजर आसानी से न्यू सिचुएशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर निर्णय ले सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी संगठन को फ्यूचर चैलेंजेस और जो अपॉर्चुनिटी से निपटने में हेल्प करती है। ठीक, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, कि मान लो आप सुबह जल्दी उठ करके जॉगिंग करने का प्लान करते हो लेकिन बारिश आ जाती है, तो आप जॉगिंग के बजाय घर पर योगा या एक्सरसाइज कर लेते हो। तो ये आपने यहाँ पर क्या क्या सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो सरकमस्टेंस यहाँ पर क्रिएट हुए, मतलब जो परिस्थितियाँ यहाँ पर क्रिएट हुई, उस हिसाब से आपने यहाँ पर सारी चीज़ों को हैंडल कर लिया। ठीक, अब यहाँ पर होता है जैसे ये रिजिड ऑर्गेनाइजेशन और एक होता है फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन।
रिगिड ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, यहाँ पर जो रूल्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, रूल्स में किसी प्रकार से कोई चेंजेस नहीं होता। इससे क्या होगी कि प्रॉब्लम बढ़ेगी, यहाँ पर ग्रोथ भी रुक जाएगी। और जो यहाँ पर फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है इसमें पॉलिसी को चेंज कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि जो सिचुएशन है वो हैंडल हो जाएगी और ग्रोथ यहाँ पर पॉसिबल है। ठीक है, आज मैंने बहुत ज़्यादा फास्ट यहाँ पर सारे टॉपिक को पढ़ा है। कल हम जो 3 टॉपिक हमारे बचे हुए हैं, मतलब 3 पॉइंट हमारे जो बचे हुए हैं उसके साथ सारे पॉइंट को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक, इसका एग्जाम्पल देखते हैं आगे। इसका एग्जाम्पल तो यही था। देखो, रिगिड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। देखो, रिगिड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ये एक सख्त ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ये कठोर ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें नियम और जो नियमावली होती है, जो रूल्स और रेगुलेशन होते हैं वो यहाँ पर बहुत ही सख्त होते हैं। और फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन मतलब लचीला संगठन, इसमें नियम और काम करने का जो तरीका है परिस्थितियों के अनुसार बदल जाता है। ठीक, और लास्ट में यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि परिस्थिति के अनुसार अपना काम बदलना ही यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी कहलाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरी मुर्गी की एक टांग, मैंने जो सोचा, मैंने जो बोला मैं वही करूँगा। ऐसे में कोई भी एम्प्लॉय काम करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पसंद नहीं करेगा। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन में फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत जरूरी है। ठीक, आज का हमारा टॉपिक क्या था। आज का हमारा टॉपिक क्या था, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के सिद्धांत के बारे में हमने यहाँ पर आज डिस्कस किया, जिसमें फर्स्ट पॉइंट हमने क्या देखे थे, प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव। सेकेंड हमने देखा था यहाँ पर डिवीजन ऑफ जॉब। फिर हमने देखा था यहाँ पर यूनिटी ऑफ कमांड। फिर देखा हमने यहाँ पर स्पेन ऑफ कंट्रोल। फ्लेक्सिबिलिटी, एक ऑर्गेनाइजेशन में फ्लेक्सिबिलिटी भी होना जरूरी है। फिर कल के जो हमारे पॉइंट है वो है इफिशियंसी। फिर इसमें कंटिन्यूटी और बैलेंस। ये प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हर किसी के सामने लगा हुआ है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यही